नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 3 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का जो बेस था, जो एम्बेसी थी, उन तमाम चीजों को ईरान ने तबाह कर दिया और साथ ही अब इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप कितनी टेंशन में है और डोनाल्ड ट्रंप को कितना बड़ा धोखा मिला है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही इस समय यूक्रेन ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनने के बाद आप हंसेंगे कि यूक्रेन ने ऐसा क्यों बोला, और इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बड़े इत्मीनान के साथ बातचीत करूंगा। और साथ ही समय ईरान के कैमरे को हैक करके इजराइल ने कौन सी खतरनाक साजिश रची है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब नेतन्याहू का बड़ा बयान निकल के सामने आया है और इस बयान से एक बात कंफर्म हो गई है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, दोनों बुरी तरीके से डर रहे हैं, दोनों बुरी तरीके से परेशान हैं कि कैसे भी करके ईरान के हमलों से पीछा छुड़ाया। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि सऊदी अरब अब फिर से ईरान के साथ बगावत करके अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया और ये कितनी बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको जानना बिल्कुल जरूरी, यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की जंग में मैं कल से पूछ रहा हूं कि आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि किसके लिए दुआ कर रहे हैं। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही खामनेई साहब की शहादत को लेकर। दरअसल एक बड़ा सवाल ये निकल के बार बार सामने आ रहा था कि आखिर खामनेई साहब की एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल को पता कैसे चली और ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई थी जिसकी वजह से खामनेई साहब को अपने पूरे परिवार समेत, अपने राष्ट्रपति समेत एक खास जगह पे आना पड़ा और एक खास मीटिंग करनी पड़ी, वो भी ऐसे हाल में जिस हाल में हमला कभी भी हो सकता था। तो इसके बारे में डिटेल तफ्तीश के साथ आपके सामने वो इंफॉर्मेशन रखूंगा जो इंफॉर्मेशन आज तक आपको नहीं पता होगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात, एक रिकॉर्ड मेरा रहा है, आप सबके आशीर्वाद से ही रहा है, आप सबके सपोर्ट से ही रहा है, और अपने सोर्सेज के दम पे ये दावा ठोक रहा हूं कि अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई कोई भी उसको गलत साबित नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। और आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो आगे भी कोई गलत साबित नहीं कर पाएगा। तो अब एक सनसनीखेज खुलासा आपके सामने करता हूं कि दरअसल हुआ क्या कि जानबूझ के जो CIA और मोसाद के लोग थे वो ईरान की टीम में शामिल होते हैं। और इस समय जो वहां की इंटेलिजेंस थी ईरान की, उसने बहुत बड़ी गलती की। दरअसल जानबूझ के इन्होंने सबसे पहले ईरान के अलग अलग शहरों में आग लगाई। आग जब लगाई गई और बाद में हम लोगों ने भी कहा, आप लोगों ने भी कहा कि ये मोसाद और CIA का काम है, तो इसके बाद क्या हुआ कि ईरान की हुकूमत ने इन मोसाद और CIA के एजेंटों को पकड़ने के लिए एक बाकायदा यूनिट बनाई और इस यूनिट को कहा कि जाओ मोसाद और CIA के एजेंटों को पकड़ के लाओ। लेकिन सबसे ताजुब भरी बात दोस्तों ये है कि जिन लोगों को भेजा गया था असल में वही CIA और मोसाद के एजेंट थे। उन्होंने अच्छा खासा भरोसा जीता, उन्होंने अच्छा खासा खामनेई के साथ अपने संबंध अच्छे किए, उनसे नज़दीकियां बढ़ाई, 2-4 लोगों को पकड़वाया भी ताकि खामनेई की नज़र में वो लोग अच्छे हो जाएं। और इसी बीच इन्होंने इनपुट दिया कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला और हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब जैसे ये बात खामनेई साहब सुनते हैं, पेजेश्कियान सुनते हैं, सब ने मीटिंग करने का फैसला किया और मीटिंग करते हुए सब एक छत के नीचे आए। ईरान के टाइम के मुताबिक 9:40 पे जैसे सब लोग एक छत के नीचे आए, इसी दौरान ईरान के अंदर जो साइबर सेल वाले थे वो पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सो रहे थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। इजराइल ने, रिपोर्ट आपके सामने आप वेरीफाई कर सकते हैं, चूंकि मैं बिना सबूत के बात नहीं करता, इजराइल ने उनके कैमरे हैक किए और कैमरों को हैक करके इनके जो बॉडीगार्ड थे, खामनेई साहब के बॉडीगार्ड थे, पेजेश्कियान के जो बॉडीगार्ड थे, उनकी लोकेशन चेक करनी शुरू की कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। अब सोचिए, कोई कहीं है कोई कहीं है। जब ये कंफर्म हो गया कि सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैमरों को बाकायदा हैक करके चेक किया गया, तब इजराइल को कंफर्म हो गया, क्योंकि इजराइल के पास केवल एक मौका था खामनेई को मारने का, केवल एक मौका। उस मौके को भुनाने के लिए इजराइल ने सबसे पहले CIA और मोसाद के एजेंटों से कंफर्म किया, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था कि पता नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। उसके बाद बॉडीगार्ड्स को मॉनिटर करना शुरू किया, उनके ऊपर सर्विलांस लगाया, कैमरों को हैक किया, पता किया, उनके फ़ोन को हैक किया, वहाँ से पता किया और उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के हमला किया। यानी एक जगह ईरान फेल हुआ और वो फेल्योर इंटेलिजेंस का है, वो फेल्योर इनके खुफिया तंत्र का है। ये जान ही नहीं पाए कि CIA और मोसाद के जो लोग हैं वो खामनेई और पेजेश्कियान के इर्द गिर्द ही मौजूद हैं।
खामनेई और पेजेश्कियन के बड़े भरोसेमंद हैं और यहीं से बड़ा धोखा मिला है और यहीं से इतना नुकसान ईरान को हुआ है। बहरहाल ईरान भले एक बार चोट खाया हो, लेकिन ईरान जिस हिसाब से बदला ले रहा है, ऐसा बदला शायद इतिहास में किसी ने नहीं लिया था। रिपोर्ट आपके सामने है कि सऊदी अरब में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसको पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया ईरान के हमले में। और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप पगला चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे कई सारे सैनिक घायल हुए हैं, हमारे कई सारे सैनिक इंजर्ड हुए हैं, कई सारे लोग मारे गए हैं और हम 24 घंटे के अंदर बड़ा रिएक्शन देंगे, बड़ा हमला करेंगे। लेकिन इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अपने ही लोगों से घिर रहा है। चूंकि मैंने आपको शुरू से बताया है कि ईरान की मिसाइल का जो प्रोडक्शन लेवल है वो बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। चूंकि ईरान के पास न जाने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, न जाने कौन सी ऊपर वाली की रहमत है कि ये चीनी से मिसाइल बना देते हैं। सुनने में आपको बड़ा ताजुब लगेगा, बड़ी हंसी आएगी, लेकिन ये लिखा पढ़े में आप ऑन द रिकॉर्ड ये बात है कि शुगर पाउडर से इन्होंने मिसाइलें बनाई हैं। और ऐसे हाल में अगर कोई देश चीनी से मिसाइल बना दे तो उसके आगे आप $10 मिलियन की मिसाइल लाएंगे। ईरान के एक मिसाइल की कीमत $50,000 है या फिर $20,000 है। तो ऐसे हाल में रिकॉर्ड ये है कि ईरान एक महीने में कम से कम 500 मिसाइलें बनाता है और वहीं अमेरिका 10 से 15। तो ऐसे हाल में इतनी मिसाइलें दोनों तरफ से चली हैं कि अमेरिका का स्टॉक खत्म हो गया। मैंने आपको शाम की खबर में बताया था कि भाई साहब अब ये अपनी मिसाइलों को और अपने थार्ड डिफेंस सिस्टम को HIM-104 जो इनका डिफेंस सिस्टम है उसको साउथ कोरिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने जो साउथ कोरिया की सिक्योरिटी में लगाया था उसको यहाँ से मंगा रहे हैं और अब इनको एक्शन लेना। एक्शन लेने के लिए इन्होंने अलग अलग देशों से मदद मांगी और सबसे पहले इनका जो सबसे खास देश है UK धोखा दे दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा, और क्या कुछ कहा मैं आपको सुनाऊंगा। स्टारमर ने कहा कि हम वो गलती नहीं करेंगे ईरान के साथ जो गलती हमने इराक के साथ की। क्या कुछ कहा थोड़ा सा सुनिए। I want to be very clear. We all remember the mistakes of Iraq and we have learned those lessons. We were not involved in the initial strikes on Iran and we will not join offensive action now. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है बड़ी समझदारी भरी बात कर रहा है। उसने कहा कि एक बार हमको ऐसे ही इराक के खिलाफ अमेरिका उकसाता और कहता है कि यार ये तो हमारे लिए खतरा है। सद्दाम हुसैन के साथ जंग छेड़ दी और बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन तो हमारे खिलाफ कुछ बोलता और सोचता तक नहीं था, लेकिन अमेरिका के कहने पर हम उससे लड़ने चले गए। उसके बाद जंग हुई, तमाम तरह की नौटंकियाँ हुई और अंत में हमें क्या हासिल हुआ? केवल बेइज्जती, केवल जहालत और केवल एक गुनाह। तो इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे। स्टारमर ने जब ये बात बोली तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार स्टारमर पहले वाले स्टारमर नहीं रहे, स्टारमर ने हमारे साथ रिश्ते गड़बड़ कर दिए, स्टारमर हमारी बात नहीं सुनते। मतलब तमाम तरह की जो नौटंकियां हैं उन तमाम तरह की नौटंकियों को डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू किया और साथ ही अब धीरे धीरे ये पूरी लड़ाई जो है वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है। दरअसल खबर ये निकल के सामने आई है कि फ्रांस ने साथ ही जर्मनी ने भी ये कसम खाई है कि अरबों को बचाने के लिए ईरान के हमले से अब ये लोग बीच में आ सकते हैं। लिखा पढ़ी में भी ये बात आई है कि अरबों को बचाने के लिए फ्रांस और जर्मनी और ग्रीस भी, ये 3 कंट्री आ सकते हैं। तो धीरे धीरे ये पूरी लड़ाई वर्ल्ड वार की तरफ भी बढ़ती चली जा रही है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि ईरान के हक में कौन है? अब कई सारे लोग कहेंगे कि यार चाइना और रशिया, तो चाइना और रशिया की पोल में खोल देता हूँ। रशिया से एक पत्थर तक नहीं उड़ के आया, एक पत्थर तक नहीं। और चाइना ने तो स्टेट ऑफ हार्मोज को जब ईरान ने बंद किया तो चाइना ने धमकाना शुरू किया और कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज खोलो, चूंकि हमारे व्यापार में हमको कोई बाधा नहीं चाहिए। मतलब एक देश जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है वो जंग लड़ रहा और तुम उससे ये कह रहे हो कि स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दो, चूंकि हमारा तेल नहीं रुकना चाहिए। ये चाइना की सच्चाई है। चाइना शुरू से गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा। बहरहाल इसी बीच सबसे मज़ेदार बयान आपको सुनाता हूं। इस समय यूक्रेन के जो जेलेस्की, एक कार्टून है ना जोकर, उसका जेलेस्की ने कहा कि अगर रशिया से हमारा कोई सीज फायर करवा दे तो अरबों को हम ईरान के खौफ से बचाएंगे। अबे कैसे बचाओगे यार? मतलब खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550 रुपए, कंधे पे टांगे राइफल। रशिया से तुम बच नहीं पा रहे, ईरान इतना ठोक रहा और तुम ईरान से बचा लोगे। मतलब डायलॉग देखो इनके, बस कुछ बोलना है, क्या कहा जाए, इग्नोर कीजिए। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये आई है कि आज ईरान में एक जगह लगती है इप्सान, और इप्सान जो है दोस्तों बेसिकली ये न्यूक्लियर बेस है ईरान का, और यहाँ पे बड़ा हमला आज हुआ है। वीडियो आप देखें।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इप्सान में बड़ा हमला किया और सबसे बड़ी बात यह है कि इप्सान न्यूक्लियर फैसिलिटी रिच, यानी यहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलें बनाई जा सकती थी, यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है और बहुत कम लोग जानते हैं। और ऑफिशियल बात यह है कि ईरान के पास 3 ऐसे रिएक्टर हैं जो एक्टिव हैं। हालांकि वो बम नहीं बनाते, उस न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करते, वो न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से बिजली बनाते हैं, लेकिन 3 एक्टिव हैं और तीनों के तीनों इप्सान में। एक 2016 में एक्टिव हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, एक 2020 में और एक इसी साल 2025 के फरवरी महीने में शुरू हुआ है और 20% वो बन भी चुका था। यानी ईरान धीरे धीरे न्यूक्लियर की फील्ड में आगे जा रहा था, लेकिन इसी इप्सान में फिर से बड़ा हमला अमेरिका और इजराइल ने किया है। तो बड़ा सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि क्या न्यूक्लियर को नुकसान पहुंचाया गया? क्योंकि आज सुबह ही मैंने आपको बताया था कि ईरान के दक्षिणी इलाके में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप चंद सेकंडों के लिए आया और ये जब भूकंप आया तो दोस्तों बड़ा सवाल फिर निकल के सामने आता कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था? क्योंकि ईरान जिस हिसाब से पागल हो चुका है, ईरान जिस हिसाब से गुस्से में लाल आंखें करके किसी को भी मार रहा है, एक पागल सांड की तरह, जैसे कोई खेत बढ़िया लहलहा रहा हो और कोई पागल सांड उस खेत में घुस जाए और पूरे खेत को तबाह कर दे। सेम काम ईरान अरबों के अंदर घुस के कर रहा। तेल अवीव का क्या हाल किया है इस समय ईरान ने, 2-4 सेकंड की वीडियो आप देखें। इसके अलावा दोस्तों दुबई में कितना भयानक इंपैक्ट है इस समय ईरान की मिसाइलों का, उसका भी एक बार मंजर देखें आप। قال بيتزا صديق داخل علبة طبوا علينا الأشياء نفسها كبيرة
ليش اختفى شيء في الاشياء. इसके अलावा दोस्तों आप कतर का कुछ मंजर देखें। अब दोस्तों एक बार फिर से टेल अवीव, जो कि इजराइल का मोस्ट प्रीशियस शहर माना जाता है, वहां पे किस तरह की मिसाइलों से ठोका है ईरान ने। एक बार वहां का मंजर देखें। يو وي نفلا انا مع مين يو وي نفلا انا مع مين. बहुत कुछ जो कर रहा हूँ अच्छा मामला है। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हो, और इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान ने इतना मारा। और मैं तो बड़ा ताजुब करता हूं कि यार 10-10 देशों को मारा तो इतना मारा, कहीं इतनी मिसाइलें इजराइल भी छोड़ देता तो क्या होता। कहीं इतनी मिसाइलें अगर इजराइल पे छोड़ देता तो इजराइल तो नक्शे से मिट जाता। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू भी बुरी तरीके से डर गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी जंग चलेगी, अब ये जंग सालों तक चल सकती है। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve it. इसके अलावा दोस्तों मार्को रूबियो ने कहा कि हमने एस्टीमेट निकालने में थोड़ी सी गलती की और हमारे मिडिल ईस्ट में जितने लोग मौजूद हैं वो मिडिल ईस्ट छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि ईरान जिसको पाएगा उसको मारेगा। उसका भी क्लिप आप देखें। There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Had we not done so, there would have been hearings on Capitol Hill about how we knew that this was going to happen, and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मार्को रूबियो ने हार मान ली एक तरह से, चूंकि पेंटागन में भी बवाल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या जरूरत थी उड़ता तीर पकड़ने की, जब आपको जानकारी ही नहीं है कि सामने वाला कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, तो आपको क्या जरूरत थी। ये सवाल इस समय पूरा पेंटागन डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं। और कहानी दोस्तों ये है कि डोनाल्ड ट्रंप धोबी का कुत्ता हो गया, न घर का न घाट का। किसी के सू करने पे ये काटने तो दौड़ पड़ा। इजराइल ने इनको उकसाया कि मारो चाचा, मारो हमको, हमारे साथ आ जाओ, मारो इसको, ईरान को, ये खतरा है। कूद पड़े। जब ये कूद पड़े तो ईरान रेल लाइन का भूत बना दे रहा। बहरीन का क्या हाल किया भूल गए। थोड़ा सा क्लिप देखें बहरीन की। Что мы находимся в Бахрейне, мы ударили по американской базе, там где горит все. Вот. Только, по американской базе. Сирены воют. तो बहरीन को जब ऐसे मारा है और यहाँ पे अमेरिका का बेस है, तो जो सिस्टम अमेरिका ने इतने दिन से स्टेब्लिश किया था, हजारों अरब डॉलर खर्च किए थे, हजारों तरह के वहाँ पे इक्विपमेंट लगाए थे, सबकी कलाई खुद गई। अब लोग ये सवाल उठा रहे कि यार ईरान इतना मार सकता है तो बाकी हम लोग भी तो मार सकते हैं। मतलब जो लोग अमेरिका से डरते थे, जिनको लगता था कि अमेरिका बड़ा ताकतवर है, इजराइल बड़ा ताकतवर है, अब सबके अंदर हौसला आ गया कि यार ईरान मार सकता है तो हम भी मार सकते हैं। हम तो अपने वाले से सवाल पूछ रहे भैया तुम क्यों गए थे डील करने। बड़ा सवाल है कि जब ईरान मार सकता है, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, भारत तो न्यूक्लियर देश है, तो भारत क्यों डर गया था। समझदारों को इशारा काफी है। खैर,
तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आने वाले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा अहम होने वाले, जो कि वजह यह है कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे कब्जा कर लिया ईरान ने, और स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से चाइना ने अपना असली रंग दिखाया। पूरी दुनिया का व्यापार धीरे धीरे डाउन पड़ रहा, चूंकि 40 से 60% पूरा जो ऑयल इधर उधर होता है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से ही होता है। तो यानी यकीन मानिए अब आने वाले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा दखलंदाजियाँ होंगी। आप देखिएगा इसमें फ्रांस भी आ सकता है, चाइना कहीं घूम के अमेरिका की साइड ना पहुँच जाए, हो सकता है। भाई व्यापारी आदमी, व्यापारी ये दल्ले किसके सगे हैं, मैं तो शुरू से समझाता हूँ। इधर पाकिस्तान भी अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है, अफगानिस्तान के साथ उसकी जंग चल रही है, और ये जंग ईरान की जंग के बीच भले दबी है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी बड़ा बवाल है दोस्तों। और इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा, चूंकि आपका तो बॉर्डर लगता है, मैं भी कुछ लोग पाकिस्तान से ही देख रहे हो। तो ऐसे हाल में धीरे धीरे, मैं शुरू से कह रहा हूँ, अब ये लड़ाई अगर अभी नहीं रोकी गई तो वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ेगी। आज चाइना है, आज रशिया है, थोड़ा थोड़ा आगे आ रहे, फ्रांस आ रहा, जर्मनी आ रहा, ब्रिटेन भी थोड़ा सा मना कर रहा लेकिन आ जाएगा, अमेरिका आ गया, इजराइल आ गया, इधर 10 अरब आ गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, तो बचा तो भारत ही। आ जाएगा एक आध दो मूड में, ये भी कहेगा चलो पीओके ले लेते, देखते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी और ज़्यादा अहम खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।